प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक नीतियों के अंतर्गत उदारवाद का प्रतीक लॉर्ड रिपन के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की इंग्लैंड में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अतः 1880 ईस्वी के चुनावों में इंग्लैंड में डिज़रेली के अनुदार दल की भारी पराजय हुई तथा उदार दल की सरकार बनी और ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री बने। ग्लैडस्टोन के लिए ये आवश्यक हो गया था कि भारत में अब एक ऐसे व्यक्ति को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया जाए जो उदार व शांतिप्रिय हो, भारत के जनमत की सहानुभूति प्राप्त कर सके तथा भारत में ब्रिटिश प्रशासन के प्रति लोगों में विश्वास पैदा कर सके। अतः ग्लैडस्टोन ने लॉर्ड रिपन को, जो अवर भारत सचिव के पद पर कार्य कर चुके थे, भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। रिपन ने 8 जून 1880 को अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। भारत में नियुक्त हुए गवर्नर जनरलों में रिपन जितना लोकप्रिय हुआ, उससे अधिक न तो इससे पूर्व और न बाद में किसी गवर्नर जनरल ने लोकप्रियता प्राप्त की। रिपन की नियुक्ति से अंग्रेज़ों की नीति में परिवर्तन अनिवार्य दिखाई दे रहा था। रिपन ने न केवल भारतीय नरेशों, जमींदारों व ताल्लुकदारों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया, बल्कि नए शिक्षित वर्ग को भी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयत्न किया। रिपन इस बात को जानता था कि भारत में नया शिक्षित वर्ग शीघ्र ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है और इसलिए साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इस वर्ग की अब उपेक्षा नहीं की जा सकती। रिपन की दृढ़ मान्यता थी कि इस वर्ग को प्रशासन से संबंध करके ही साम्राज्य को दृढ़ किया जा सकेगा। नया शिक्षित वर्ग भी अंग्रेज़ों से सहयोग करने को तैयार था, क्योंकि यह वर्ग अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता में विश्वास करता था। रिपन ने इस वर्ग को साम्राज्य की ओर आकर्षित किया। स्थानीय स्वशासन की स्थापना। ब्रिटिश लेखकों ने रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा है, किंतु ब्रिटिश इतिहासकारों का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि भारत में स्थानीय स्वशासन का सदैव महत्व रहा है। भारत के प्राचीन एवं मध्ययुगीन इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक युग में यहाँ स्थानीय संस्थाएं रही है, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित होने के बाद इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। ब्रिटिश ताज द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद इनके विकास की ओर पुनः ध्यान दिया गया और लॉर्ड मेयो ने इस कार्य में अपना सहयोग दिया। रिपन के आने के पूर्व सभी प्रांतों में स्थानीय संस्थाएं विद्यमान थी। इन संस्थाओं में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते थे। इन संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों की भी व्यवस्था थी तथा सरकारी सदस्यों की संख्या यद्यपि कम थी, फिर भी वे अत्यधिक प्रभावशाली होते थे। अतः रिपन ने इन संस्थाओं में नई जान फूंकने का प्रयत्न किया। लॉर्ड डॉक्टर एस गोपाल ने लिखा है कि रिपन की स्थानीय स्वशासन की स्थापना एवं विकास में जो लक्ष्य थे, वे वास्तव में उसकी आदर्शवादिता व उदारता के प्रतीक थे। वह चाहता था कि इसके द्वारा भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। रिपन ने भी गृह सरकार को लिखा था, मैं चाहता हूँ कि भारतीय समाज में मेधावी एवं प्रभावशाली मनुष्यों को कर्मिक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे अपने स्थानीय मामलों की व्यवस्था में अत्यंत रुचि तथा सक्रिय भाग लें। रिपन ने इस उद्देश्य को लेकर 1881 में प्रांतीय सरकारों में स्थानीय प्रशासन की स्वायत्तता हेतु सुझाव मांगे। 18 मई 1882 को उसने एक प्रस्ताव पास कर अपना मत प्रकट करते हुए लिखा कि वह स्थानीय प्रशासन में स्वायत्तता केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक अनुभव और सार्वजनिक
शिक्षा के लिए चाहता था। वह जानता था कि आरंभ में इसमें गलतियां हो सकती है, किंतु कालांतर में शिक्षित वर्ग इस योग्य बन सकेगा कि प्रशासन का उत्तरदायित्व अच्छी तरह निभा सके तथा शासन में अधिक से अधिक उत्तरदायित्व की भावना बढ़ सके। इस प्रकार रिपन एक स्वस्थ परंपरा स्थापित करना चाहता था। 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि स्थानीय लोगों में कई योग्य व्यक्ति प्रशासन के कार्यों से दूर है, अतः उन्हें प्रशासन में लाने हेतु स्थानीय स्वशासन की स्थापना आवश्यक है। उसने यह चेतावनी भी दी कि यदि सरकारी हस्तक्षेप होता रहा तो इन संस्थाओं के असफल होने की आशंका बनी रहेगी। रिपन के इस प्रस्ताव में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। नंबर 1, जिला अधिकारी की सहायता के लिए जो स्थानीय बोर्ड सड़क और अस्पतालों आदि के लिए स्थापित किए गए हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए तथा उनके स्थान पर ग्रामीण बोर्ड स्थापित किए जाएं। नंबर 2, स्थानीय ग्रामीण बोर्डों का कार्य तथा हितों की देखरेख के लिए एक अस्थायी जिला मंडल की व्यवस्था हो, जो समय समय पर प्रतिनिधि मंडलों के रूप में कार्य करें। नंबर 3, इन स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा शेष सदस्यों को निर्वाचित प्रणाली के आधार पर चुना जाए। इन सदस्यों में बहुमत का निर्णय मान्य होगा। नंबर 4, इन संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णय पर सरकार पुनः विचार कर सकेगी। यदि किसी संस्था का कोई अधिकारी बार बार अनुचित कार्य करता है और इस कारण उस अधिकारी को हटाना हो तो केवल केंद्रीय सरकार की अनुमति से ही ऐसा किया जाएगा। नंबर 5, प्रत्येक बोर्ड का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर उसे स्थानीय अधिकार व वित्तीय साधन प्रदान किए जाएं। नंबर 6, इन बोर्डों का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होगा। यद्यपि रिपन इस प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन की स्थापना कर दी गई, किंतु इससे रिपन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। डॉडवेल ने लिखा है कि स्थानीय संस्थाओं में बड़ा साहब गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप जारी रहा, क्योंकि बड़ा साहब अपने अधिकारों में कमी करना नहीं चाहता था और जनमत इतना प्रबल नहीं था कि उसका विरोध कर सकें। फिर भी रिपन का यह कार्य सराहनीय था। सभी प्रांतीय सरकारों ने इसका स्वागत किया। भारत की समस्त नौकरशाही तथा जिला अधिकारी रिपन की इस नीति का अनुकरण करते रहे। रिपन के इस कार्य का सर्वाधिक स्वागत भारत के नए शिक्षित वर्ग ने किया। डॉक्टर एस गोपाल ने लिखा है कि भारतीयों ने अपने नेतृत्व के लिए रिपन की ओर देखना आरंभ कर दिया। रिपन के रचनात्मक कार्यों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसने भारतीयों में उसकी लोकप्रियता का बीजारोपण किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने भारत में प्रशासनिक नीतियों के अंतर्गत उदारवाद का प्रतीक लॉर्ड रिपन और उसकी स्थानीय स्वशासन की स्थापना का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।